Hello friends and welcome to my next lecture on strength of materials. Strength of materials में एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स में बहुत क्यूरियोसिटी होती है उसको पढ़ने की और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे। उसके पहले हम बेंडिंग से संबंधित कुछ बातें करेंगे। सपोज हमारे पास एक बीम है, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये उसका लाइन डायग्राम है। अब जैसे ही हमने इस बीम पे कोई लोड अप्लाई करा, वॉट एवर बी द लोड, पॉइंट लोड हो, यूडीएल अप्लाई करते हैं हम इस पे, सपोज यूवीएल करते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो बीम है ये बेंड हो जाता है। इट टेक्स अ कर्व शेप, ये कर्व शेप लेता है। दो बातें हमें यहां पे याद रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि दो टाइप से हम किसी भी बीम को बेंड कर सकते हैं। आइदर इन सैगिंग, तो सैगिंग में क्या होगा, ये हमारा इनिशियल बीम है, सैगिंग में इस टाइप से बनेगा स्ट्रक्चर। सो दिस इज सैगिंग एंड यही सेम बीम है हमारे पास, इसको अगर हम उल्टा मोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा हॉगिंग। अब अगर यहां पे मैं बात करता हूं एक्सिस की, तो एक्चुअली क्या रहता है, जो भी हमारा बीम का सेक्शन है, ये अगर हमने कट लगाया और ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, जो भी इसका सेंटर पॉइंट होगा, इसके सेंटर पॉइंट से जो लाइन निकलती है, दैट इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। इस पूरे डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रल एक्सिस। एक असम्पशन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि न्यूट्रल एक्सिस पे कोई बेंडिंग नहीं होगी। मोड़ने के बाद भी, मोमेंट लगाने के बाद भी न्यूट्रल एक्सिस पे कोई बेंडिंग हम नहीं मानते हैं। यहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस 0 मानते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सैगिंग में। तो सैगिंग में दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस और यहां पे ये अज्यूम्ड है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस सिग्मा भी यहां पे 0 है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रल एक्सिस है। अब आप सैगिंग में देखेंगे, सैगिंग में क्या हुआ है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पार्ट देखेंगे आप तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, इसलिए यहां पे हम मानते हैं कि कंप्रेशन होगा। और नीचे वाला जो हिस्सा है कंपेरेटिवली बिफोर बेंडिंग के वो बड़ा हो गया है, इसको बोलते हैं हम टेंशन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि कभी भी सैगिंग में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट जो है उसमें टेंशन आएगा, अपर पार्ट में कंप्रेशन आएगा। तो वैसे ही अगर हम हॉगिंग की बात करेंगे तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, यहां पे उल्टा फिनोमेनन अकर होगा। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आएगा कंप्रेशन और ऊपर आएगा टेंशन, ये हमें ध्यान रखना है। अपर न्यूट्रल एक्सिस के अपर लेयर और लोअर लेयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फर्स्ट लॉजिक अबाउट बेंडिंग। अब यहां पे बेंडिंग में कोई सा भी केसेस आए, बेंडिंग ऑफ बीम्स आए, बेंडिंग ऑफ कॉलम्स आए, कहीं पे बेंडिंग होगी, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू एम अपॉन में आई इक्वल्स टू ई अपॉन में आर, यही सारे केसेस को गवर्न करती है। तो आज हम उसका डेरिवेशन देख रहे हैं। अब इसका डेरिवेशन देखने के पहले दोस्तों हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि यहां पे किस चीज से क्या मतलब है, क्योंकि वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं सिग्मा। सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द बीम। वाई इज द डिस्टेंस ऑफ एनी लेयर। ऐसा हम मानते हैं कि ये जो बीम है, ये जो मैंने बनाया है यहां पे, ये एक बीम का हमने सेक्शन कट लगाया है। ये जो आपको इर्रेगुलर बाउंड्रीज दिख रही होंगी, ये हमने बीम से कट लगा के एक पार्ट निकाला है। तो ये लेयर्स हैं, जो भी हम लेयर चूज करते हैं उसकी जो डिस्टेंस रहती है न्यूट्रल एक्सिस से, इट इज नोन एज वाई। एम इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एम इज द मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट जितना एक्ट हो रहा है बॉडी पे, वो बेंडिंग मोमेंट ऑब्वियसली डिपेंड करेगा टाइप ऑफ लोड पे और डिस्टेंस of the load from the neutral axis. Then I is the moment of inertia. Moment of inertia
डिपेंड करता है बॉडी के शेप पे, बॉडी के शेप पे सब कुछ चीजें डिपेंड करेंगी, लाइक सर्कुलर शेप है बीम का या रेक्टेंगुलर है, उस पर डिपेंड करती है। अल्टीमेटली आई डिपेंड करता है बॉडी की ज्योमेट्री पे। ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द बीम और कॉलम, एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो बीम मुड़ने के बाद जितना कर्व लेगा उसको कहते हैं हम आर। सो ये चीजें हो गई, ये 6 पैरामीटर्स हैं। अब हम डिराइव कर रहे हैं रिलेशन। हमारे पास एक बीम है, सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूं ए बी सी एंड डी। एक बीम के अंदर हमने न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे एक लेयर अज्यूम करिए जिसका नाम हमने ए बी लिखा है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है दोस्तों। अब हमने अभी तो ये जो बीम है ये अनलोडेड कंडीशन में है। अब जैसे ही हम इस बीम पे लोड अप्लाई करेंगे तो हम इस पे मोमेंट अप्लाई करेंगे, तो या तो हम इसको ऐसे मोमेंट लगाएंगे तो ये सैग होगा, या हम इस तरफ ऐसा मोड़ेंगे तो ये हॉग होगा। अभी हम इसको सैग कर रहे हैं, मतलब हमने इसको ऐसा बेंड करा है, तो ये बीम हमारा इस टाइप से बेंड हो गया है। नाउ दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। मैंने आपको पहले भी लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बात कही, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि इस पूरे डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन ये है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है उस पे कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होती है। यहाँ पे सिग्मा बी इक्वल्स टू 0 होता है। अब क्योंकि ये सैगिंग वाला केस है, नीचे वाली लेयर में आएगा टेंशन, ऊपर वाली लेयर में आएगा कंप्रेशन। हम ऊपर नीचे की लेयर की बात अभी नहीं करेंगे, हमारा जो ध्यान रहेगा वो केवल ए बी लेयर पर रहेगा। तो ए बी लेयर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो इस टाइप से हो जाएगी, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। अब क्योंकि इस बीम ने कर्व शेप लिया है, हर कर्व का कोई सेंटर होता है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं इसका सेंटर, और इसको हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसका एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो अल्फा है, अल्फा इज द एंगल। सो डायग्राम आपको क्लियर है। दिस इज बिफोर बेंडिंग एंड दिस इज आफ्टर बेंडिंग। इतना कर्व नहीं आता है यहाँ पे, हम डेरिवेशन को देखने के लिए इतना कर्व हमने बनाया है, कर्व बहुत स्लाइड होता है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेन डेवलप्ड इन एबी में कितना स्ट्रेन आया हम उसकी बात करेंगे। तो स्ट्रेन डेवलप्ड इन एबी, ये जो एबी वाली लेयर है इसमें कितनी स्ट्रेन आई हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो होगा, we know that strain is del L by L, so final length minus initial length upon में initial length। तो AB की जो initial length थी वो है AB, final length है A dash B dash। अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर हो रहा है कंप्रेशन मतलब कंट्रैक्शन, तो ऑब्वियसली A dash B dash छोटा होगा, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन AB इज इक्वल्स टू AB माइनस ए डैश बी डैश अपॉन में इनिशियल लेंथ ऑफ ए बी क्या है, ए बी ही है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब मैं इसको दे देता हूं पहली इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसको भी हम रख रहे हैं रिलेशन को यहाँ पे। नाउ एज वी नो दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ये होता है। तो अगर हम इस एंगल की बात करते हैं अल्फा एंगल की, तो हमारे पास दो चीजें रहेंगी, अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस लेयर को देखता हूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो है आर, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस रहेगा आर माइनस वाई। ये आप बात बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ओ से ए डैश बी डैश तक की जो डिस्टेंस है रेडियस है वो है आर माइनस वाई, और ओ से न्यूट्रल एक्सिस तक की मतलब सी डैश डी डैश तक की है आर। सो एंगल इक्वल्स टू आर्क, आर्क यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहे हैं ओ ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे आर्क बनेगी ए डैश बी डैश अपॉन में रेडियस, रेडियस इज आर।
कैपिटल आर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम कैपिटल आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आर अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें ये टर्म मिल गया, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आर अल्फा। ऑल्सो अगेन अगर हम बात करें तो अल्फा, अब मैं इस ट्रायंगल में आ रहा हूं ओ सी डैश डी डैश, इस कर्व में आ रहा हूं, तो फिर से लगाऊंगा मैं एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क यहां पर है अब सी डैश डी डैश अपॉन में रेडियस इस बार है आर, पिछली बार रेडियस, सॉरी पिछली बार रेडियस यहाँ पे आर माइनस वाई लिखना पड़ेगी हमें, आर माइनस वाई थी, आर माइनस वाई थी ए डैश बी डैश के टाइम पे, और आर है ड्यूरिंग सी डैश डी डैश। सो सी डैश डी डैश इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो ये चीजें हमारे पास आ गई हैं। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सी डैश डी डैश का कोई टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सर आपने ये निकाला। एक्चुअली यहाँ पे जो असम्पशन मैंने पहले आपको कहा था वो काम आएगा। देखिए इधर ए डैश सॉरी ए बी एंड सी डी आर इक्वल, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स है, और सी डी इज इक्वल टू सी डैश डी डैश। अब ये जो बात है ये डाइजेस्ट नहीं होती स्टूडेंट्स को। एक्चुअली हमें दिख रहा है सी डी और सी डैश डी डैश बराबर नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था, स्टार्टिंग से हमको ये अजम्पशन को पकड़ के चलना है कि सी डी और सी डैश डी डैश बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमने माना है कि न्यूट्रल एक्सिस पे कोई बेंडिंग नहीं हुई है, इसलिए उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, इसलिए ये बराबर है। अब अगर ए बी और सी डी बराबर है और सी डी और सी डैश डी डैश बराबर है, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डैश डी डैश। तो ये जो वैल्यू है इसको हम यूज करेंगे एज ए बी, सी डैश डी डैश की हमने वैल्यू निकाली आर अल्फा, उसको हम यूज करेंगे ए बी के अंदर भी। तो हमारे पास ए बी भी है, ए डैश डी डैश भी है, और नीचे वाला ए बी भी है। तो हम इन सब चीजों को यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करके हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। So putting all these values, putting AB and A dash B dash equals to C dash, sorry, and A dash B dash in equation number फर्स्ट। जैसे ही मैं इसको पुट करता हूं पहली इक्वेशन में, तो मुझे यहां पे मिलेगा स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू मेरे पास है आर अल्फा माइनस ए डैश बी डैश की वैल्यू मेरे पास है आर इंटू सॉरी अल्फा इंटू आर माइनस वाई अपॉन में ए बी। ए बी इज अगेन वी हैव आर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। अब इन वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्फा आर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा आर प्लस अल्फा वाई से कैंसिल हो जाएगा अपॉन में आर। सो ये आया हमारे पास E इज इक्वल टू अल्फा बाय वाई इंटू अल्फा बाय आर, कैंसिलिंग अल्फा बाय अल्फा। अब नाउ सिंस हमारे पास जो हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू ई, तो यहां पे हमें मिलेगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय E इज इक्वल टू वाई बाय आर। और आप देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा रिलेशन। अब हमें बस इसको अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करेंगे तो सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। सो दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। आगे बढ़ते हैं हम आगे, और हमें डिराइव करना है रिलेशन को। अब हम आगे के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे, तो इसका वर्क तो हो गया डायग्राम का। अब आगे आने वाली चीज के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बीम का सेक्शन है पार्ट है,
इसको हम, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसको हम कट लगाएंगे किसी भी सेक्शन पे और इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन निकालेंगे। तो हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन निकाला है, अब हम उसको इर्रेगुलर शेप का अज्यूम कर रहे हैं। इट मे बी ऑफ एनी शेप, जनरली इट इज ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कुलर शेप का रहता है। ये भी हमने इर्रेगुलर एक शेप अज्यूम करा है कि जो बीम का सेक्शन है वो किसी भी इर्रेगुलर शेप का है और ये उसका ये उसकी न्यूट्रल एक्सिस है। दिस इज इट्स न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। अब यहां पे हमने एक लेयर अज्यूम करी है जो कि y डिस्टेंस पर है और इसका एरिया हम dA अज्यूम कर रहे हैं। dA इज इट्स एरिया। I am repeating again, assuming the transverse section of the beam and considering an elementary area of magnitude dA, elementary area इसलिए dA लिख रहे हैं, at a distance of y from the neutral axis. Now, इस एरिया के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा। क्या रहता है एक्चुअली, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, सपोज दैट कि ये हमारे पास कोई बीम है, ये हमारे पास कोई बीम है, तो इस बीम में इस टाइप से एरिया बनेंगे बहुत सारे, ऐसे इनफाइनाइट एरियाज है और हमने इस पूरे बीम को हमने मोड़ा है, इसको हम मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस बीम के हर सेक्शन पे एक नॉर्मल फोर्स लगता है। तो वो जो नॉर्मल फोर्स है हम उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया डी है कि भैया डीए एरिया पे कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए यहां पे हमें कुछ चीजें काम आएंगी इधर से। हमारे पास है सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू सिंस, अब ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें आपको डायरेक्ट बुक में डायरेक्ट मिलेंगी। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, सिग्मा हो जाएगा ई वाई बाय आर एंड sigma is force by area is equals to Ey by R. So we have force is equals to Ey A by R. ये हमारा रिलेशन रहेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया इज इक्वल्स टू E इंटू वाई इंटू ए अपॉन में R। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्री एरिया के लिए बात करेंगे, so we have DF, we will call it DF. DF मतलब एलिमेंट्री फोर्स ऑन दैट एलिमेंट्री एरिया जो लग रहा है वो लगेगा EYDA अपॉन R. R is the radius of curvature. अब ये तो हमें मिल गया फोर्स। हमें मालूम है कि फोर्स के साथ जब तक डिस्टेंस नहीं होगा तब तक बेंडिंग नहीं होगी। बेंडिंग के दो रीजन है, फोर्स एक्ट करना चाहिए और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे करना चाहिए। तो अगर हम मोमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट्री मोमेंट की, इस एरिया की बात हम कर रहे हैं, तो फोर्स लग रहा है इंटू डिस्टेंस y है, तो df इंटू वाई, सो वी हैव ई वाई स्क्वायर हो जाएगा y का इंटू डीए बाय आर। दिस इज द एलिमेंट्री मोमेंट। आगे की बात कर रहे हैं मोमेंट एक्टिंग द होल एरिया। भैया ऐसे बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, अगर ऐसे बहुत सारे एरियाज का हम सम करेंगे तो हमें पूरे सेक्शन का पे जो मोमेंट लग रहा है वो मिल जाएगा, वही हम चाहते हैं। सो m इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल dm। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि जो इसकी बाउंड्रीज है वो इर्रेगुलर बाउंड्रीज है, इसलिए हम समेशन करेंगे। इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ई वाई स्क्वायर डीए अपॉन में r। इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज m इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है E और R तो कांस्टेंट है, समेशन ऑफ dA इंटू वाई स्क्वायर। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आ जाइए आप, ये इसको देख के आपको कुछ चीज ज्यादा नहीं चाहिए। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्सिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और जब हम सॉलिड्स का निकालते हैं तो यहाँ पे मास लेते हैं, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस इज आई। तो हमें यहां पे मिलेगा m इज इक्वल्स टू EI बाय R। जैसे इसको हम अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनली m बाय I इज इक्वल्स टू E बाय R। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। बस, और जैसे ही हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे देन फाइनली वी विल गेट द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू m बाय I इज इक्वल्स टू E बाय R। सो दिस वाज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंजीनियरिंग परसुइंग स्टूडेंट हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, आरजीपीवी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, गेट हो, पीएसयू हो, ये बेसिक है, क्योंकि इस इक्वेशन से ही हम बेंडिंग के सारे केसेस को सॉल्व करेंगे। कुछ असम्पशंस भी हैं इसके अंदर, वो हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। थैंक यू।